नमस्कार मित्रों, एलिवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दे का नाम है यूएन फ्यूचर समिट और पीएम मोदी। पीएम मोदी का जो संदेश है उसका विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही है। तो वह संदेश क्या है, वह किस लिए हितकारी है? भारत ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में जो भारत के साथ चलना चाहते हैं, भारत की विकास से उनको कोई समस्या नहीं है। वह चाहते हैं कि भारत विकासशील देश से विकसित देशों की श्रृंखला में आ जाए। तो आज उसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो की तरफ वापस आते हैं और उसके पहले इसके टाइटल को समझते हैं। यूएन फ्यूचर समिट में पीएम मोदी के संदेश की विश्व में क्यों हो रही चर्चा के बिंदु में खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, इस पर बात करेंगे। क्या है यूएन फ्यूचर ऑफ समिट? यूएन फ्यूचर ऑफ समिट क्या है, इसको हम जानेंगे। क्या है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर? क्या है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, इस पर बात करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है जिसकी चर्चा हो रही है। तो खबर और चर्चा ये है कि ह्यूमैनिटी सक्सेस लाइज इन आवर कलेक्टिविटी स्ट्रेंथ नॉट इन द बैटलफील्ड्स। पीएम मोदी एट समिट ऑफ द फ्यूचर एट यूएन। यही जो यूनाइटेड नेशन समिट था उसमें प्रधानमंत्री का यह भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का भविष्य शिखर सम्मेलन, इसका नाम है, 22 से 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। और जो यूएन शिखर सम्मेलन था उसका थीम क्या था? बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन। बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन इसका थीम था। 2025 में संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 80वें वर्ष में प्रवेश करेगा। 2025 में संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस अपने 80वें साल में प्रवेश करेगा, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्यूचर ऑफ समिट क्या है? फ्यूचर ऑफ समिट, इस पर आइए बात करते हैं। तो शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव सितंबर 2021 में आवर कॉमन एजेंडा रिपोर्ट में रखा गया था। यह जो शिखर सम्मेलन था इसका प्रस्ताव कहां रखा गया था? तो वर्ष 2021 सितंबर में आवर कॉमन एजेंडा रिपोर्ट में रखा गया था। जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों द्वारा वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समाधान कैसे होगा, इसके यह उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? वैश्विक कार्रवाई को पुनर्जीवित करना। जो वैश्विक कार्रवाइयां हो रही है उसको कैसे हम पुनर्जीवित करेंगे। आज जो 4 देशों में आपस में युद्ध हो रहा है उसमें जो यूनाइटेड नेशन है उसकी भूमिका शून्य दिखाई दे रही है। तो यह हो रहा है, इसका उद्देश्य ही यही था कि जो वैश्विक कार्रवाई है उसको पुनर्जीवित करना। मौलिक सिद्धांतों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता की बात की गई है। बहुपक्षवाद के ढांचे को भविष्य के लिए उपयुक्त बनाना है। बहुपक्षवाद, एक ही पक्ष नहीं, ढेर सारे पक्ष होंगे और सब अपनी बात करेंगे और सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वह काम में आएगा। उसी की बात कर रहा है कि बहुपक्षवाद के ढांचे को भविष्य के लिए उपयुक्त बनाना। प्रतिभागियों की संख्या, शिखर सम्मेलन में 4000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। मुख्य वर्ग जिसका था वह राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुखों का था। इसमें नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के भी सदस्य शामिल हुए थे। कार्यक्रम एक संडे 20-21 सितंबर को था। सभी हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिबद्धताएं क्या थी? सभी प्रतिभागियों ने कार्रवाई के लिए मजबूत प्रतिबद्धताएं अपनी जाहिर की है कि हम जो भी कार्रवाई होगी उसके प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं। डिजिटल समावेशन की बात की गई तो $1.05 बिलियन प्रतिज्ञाएं डिजिटल अंतर को कम करने के लिए हुई। अब आइए बात करते हैं क्या है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। क्या है पैक्ट ऑफ द? पैक्ट मतलब समझौता। फ्यूचर का समझौता क्या है, इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले 5 अक्टूबर की घटना है कि जो ईरान में भूकंप के झटके 4.6 रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थी। भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो फेसबुक और मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर बहरहाल उनकी जो खबरें होती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, उनका कोई सटीकता नहीं है। यह ऐसा बताया जा रहा था कि हो सकता है कि ईरान ने क्या किया हो, आंतरिक परमाणु परीक्षण, गुप्त परमाणु परीक्षण कर लिया हो, उसके झटके इजराइल तक सुनाई दिए। यह पूरा चर्चा में रहा। तो यह कहीं ना कहीं से जो देश हैं, परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और जो शक्ति संपन्न देश नहीं है वो उनसे भयभीत रहते हैं कि अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और जो परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है तो कहीं के नहीं टिक पाएंगे। उसी को ध्यान रखते हुए परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता जाहिर करी। परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति पहला बहुपक्षीय पुनः प्रतिबद्धता पिछले दशक में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि परमाणु हथियारों का पूरी तरह से समाप्त कर देना है। विश्व में जितने परमाणु हथियार हैं सबको पूरे तरीके से समाप्त कर देना इसका उद्देश्य था। सदस्य देशों ने संकल्प लिया
कि भविष्य में कोई नया परमाणु हथियार न बने, मानव प्रगति का मापन हो, ये अलग बात है। मानव प्रगति को मापने के लिए नए मापदंडों को हम अपनाएंगे। जीडीपी से परे जाकर मानव और पृथ्वी की भलाई और स्थिरता को हम शामिल करेंगे। मतलब हम यह नहीं देखेंगे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या है, इससे अलग हटकर मानव और प्रकृति, पृथ्वी की भलाई और स्थिरता के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे, उस पर बात करेंगे। वैसे जो समझौते होंगे और जो हमारी प्रतिबद्धताएं होंगी उनको हम लागू करने का काम करेंगे। देशों को विकासात्मक प्रगति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कारकों को भी ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देशों को विकासात्मक प्रगति के लिए शिक्षा की हम बात करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति बात करेंगे, पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उन पर हम बात करेंगे और जो प्रतिबद्धताएं होंगी उनके प्रति हम काम करेंगे। फ्यूचर समिट है, उसमें विकासशील देशों की क्या भूमिका है। विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निर्णय लेने में अधिक भागीदारी देने का वादा किया गया है। साथ ही साथ विकास बैंकों से अधिक वित्त पोषण, ऋण की प्रतिबद्धता की बात की गई है। उदाहरण के तौर पर हम अगर इस पॉइंट को समझने का प्रयास करें तो जो IMF है और विश्व बैंक जैसे संगठनों में विकासशील देशों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। IMF और विश्व बैंक जैसे संगठनों में जो विकासशील देश है उनको अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात करते हैं, मतलब डेटा से संबंधित संधियों और समझौतों को लागू करने की पहल जिसमें सभी देशों का समावेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। डिजिटल कॉम्पैक्ट की अगर बात करें तो यह डिजिटल सहयोग और AI प्रशासन के लिए पहला व्यापक वैश्विक ढांचा है। जो जितने लोग हैं अर्थात सभी लोगों, स्कूलों और अस्पतालों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। AI इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित रूप से इसका संचालन करना इसका उद्देश्य होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और AI पर वैश्विक नीति संवाद का निर्माण किया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल बनाया जाएगा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वैश्विक नीति संवाद पर हम लोग बात करेंगे। डेटा शासन की वैश्विक प्रतिबद्धता होगी। डेटा के लिए पहली ग्लोबल गवर्नेंस प्रतिबद्धता है। डेटा प्रबंधन और गोपनीयता के लिए मानक हेतु सदस्य देश मिलकर काम करेंगे। जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए घोषणाएं होंगी वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरे विश्व के स्तर पर युवाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया गया और जिससे वे अपनी जीवन को आकार देने वाले निर्णयों में भाग ले सके। युवाओं के लिए बेहतर अवसर कैसे प्राप्त, जिससे वो अपने जीवन को आकार देने वाले निर्णयों में बेहतर निर्णय ले सके। इस स्वरूप में समझने का प्रयास करेंगे तो युवा प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज देने का अवसर मिलेगा और विचार और अपनी अभिव्यक्ति, विचार और अपनी चिंताएं उस पर दर्ज करा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो संघर्ष, शांति और सामूहिक शक्ति, मानव की सफलता युद्धों में नहीं है बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव की सफलता युद्धों में नहीं है, सामूहिक शक्ति में ही मानव की सफलता व्याप्त है। संस्थाओं में सुधार होने की बात की गई है। वैश्विक शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। नए उभरते संघर्ष क्षेत्र, आतंकवाद के साथ साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष को नए संघर्ष क्षेत्र के रूप में बताया गया है। जो नए उभरते संघर्ष के क्षेत्र कौन से हैं, इसमें आतंकवाद तो एक है ही, लेकिन साइबर बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, समुद्र की बात हो रही है, अंतरिक्ष की बात हो रही है, या नए संघर्ष के क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ऐसा ही बताया। ग्लोबल डिजिटल शासन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वैश्विक डिजिटल शासन की वकालत की गई है। राष्ट्रीय संप्रभुता मतलब जो सॉवरेनिटी, मतलब क्या होता है, हम अपने आंतरिक और बाह्य किसी भी शक्ति के दबाव में आकर अपने नियम नीतियों कानूनों का निर्माण नहीं करेंगे, उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। तो वही बात कह रहा है कि जो राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वैश्विक डिजिटल शासन की वकालत की गई है। लोकतंत्र और जनता का समर्थन मिले। 1.4 अरब भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं दी और भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का इसमें जिक्र किया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया अपना उद्बोधन, भाषण काबिल तारीफ है, इसीलिए तो इनके इस मैसेज की, इस भाषण की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। ये रहा UN समिट और प्रधानमंत्री के संदेश का पूरे विश्व में चर्चित होना। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा, इसमें हम पूरे मुद्दों पर बात किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा हो या अच्छा नहीं भी लगा हो तो कमेंट अपने जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना कमेंट टाइप करें और हम तक पहुंचाएं। हम आपके कमेंट के माध्यम से ही अपनी कक्षाओं को फ्रेम करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, इष्ट मित्रों तक इसे शेयर करिए। हम प्रतिदिन ऐसे ही मुद्दों के साथ उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।